manpower of this country. So Bihar is a greater state in our path to that of the developed nations. So it's a very special occasion, and before starting the lecture, as a customary practice, I would like to invite all our distinguished academicians who have gathered here on the stage. So I request our principal, sir. So please come and take your stage, sir. I request coordinator IQSC, Dr. Kiran Nayak, to please come and take your stage, ma'am. I also request our guardian of the department, Dr. V.K. Das, sir. Sir, please come and take your stage. I also request the main speaker of today's event for which students are eager to hear his speech. Please come and take your stage. As a token of welcome, I request our principal, sir, to please welcome our guest. Now I request our respected principal, sir, to please inaugurate this event with his 2 words of wisdom. Chief Speaker for today's function, Manoj Sahab, Coordinator IQAC, Dr. Kiran Kumari, Dr. V.K. Das, Siddharth Bhardwaj, Avinash Babu, my esteemed colleagues, and my dear students. The college is humming with activity, absolutely abuzz with activity. At one point of time, some people come and say कि बहुत हो गया, लेकिन ये बहुत कभी नहीं होगा। एक हेल्दी कंपटीशन की भावना जो सारे डिपार्टमेंट्स में आ गई है कि कुछ ना कुछ कर दिखाएं। अगर सब डिपार्टमेंट कुछ कर देंगे तो हम एक्चुअली कुछ कर गुजरेंगे। Not only academics but also in the field of sports, we are doing well. We just had a kabaddi tournament for 2 days, and we plan to have it going on, continuously throughout the year. आज का जो विषय है विकसित भारत का, ये सपना है हमारे प्रधानमंत्री का, ये हम सबका सपना है। आप लोग को, भारत को, जैसा सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि हमारा एवरेज एज बिहार का 22 इयर्स है, तो आप लोग के हाथ में देश की बागडोर है। हम लोग तो अब चले, काफी जितना करना था किए। हम लोग के हिसाब से एटीएम आ गया, मोबाइल फोन आ गया, हम लोगों ने तो बहुत चीज देखा। हम लोग के लिए यही बहुत विकसित बिहार है। अब आप लोग आइए, कुछ टाइम मशीन बनाइए कि हमको फिर से अपने स्टूडेंट डेज में ले जाइए, फिर से मैं स्टूडेंट बन जाऊं। तो यही मैं चाहता हूं। ये कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि मैं एक्चुअली फिर से वापस चला जाऊं, लेकिन आप जिस एज में हैं वो एक बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत क्रिएटिव और एक बहुत ही ऑपरचून टाइम है आप लोगों के लिए अपने आप को कुछ बनाने का, देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कॉलेज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो देश के लिए करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कॉलेज के लिए कुछ करना होगा। यहीं से शुरुआत होगी। कॉलेज के लिए करेंगे तो वो काम हमारा एक्यूमुलेट होकर स्टेट के लिए होगा, स्टेट के बाद फिर देश के लिए होगा। तो आप सभी हमारे कॉलेज में इतने बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ से छात्र रहे हैं हमारे, वो सब भी आपकी तरह ही थे। उनके शरीर में भी खून लाल ही रंग का था, कोई आपसे स्पेशल नहीं थे। स्पेशल था उनमें क्या कि वो उनमें मेहनत करने का जज्बा था। वो मेहनत किए और वो आगे बढ़े। बाइबल में भी कहता है, से नॉट, स्ट्रगल नॉट, अवॉइड एवरीथिंग।
आप स्ट्रगल करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, ही डेफिनेटली मिलेगा। और ज्यादा क्या बोले आप, आज का विषय इकोनॉमिक्स का विषय है। इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते थे तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत और से देखते थे, माय गुडनेस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स है। और मेरे लिए तो थोड़ा इकोनॉमिक्स से थोड़ा ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि मेरी बीवी भी इकोनॉमिक्स की पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आप लोग यू ऑल कैरी ऑन, हैव अ वेरी नाइस डे एंड हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। Dear students, before initiating an inaugurated program, we would like to hear from Coordinator IQAC, Dr. Kiran ma'am, because under her leadership only and combined with the dynamic vision of our principals, the series of new activities that are being started in the college, and they are completely transforming the aura of our college. So, Kiran ma'am. थैंक यू सिद्धार्थ। हमारी ये प्रयास है, कोशिश है सिद्धार्थ, उसी ओर हम लोग चल रहे हैं, चलेंगे। मंच पर आज से हमारे प्राचार्य महोदय बीके दास जी और हमारे मुख्य अतिथि मनोहर मनोज जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपके नाम से ही बड़ी आकर्षित हुई, मनोहर मनोज। और जब आपकी पुस्तकें मैंने देखी तो बड़ा ही मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे बच्चे आज इतने लाभान्वित होंगे उन पुस्तकों को देख करके। सर, आप ज्ञान के खास करके इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और हमने यही देखा कि इकोनॉमिक्स से नहीं, आप तो सारे क्षेत्रों को टच कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारे जो भी छात्र बैठे हुए हैं ये निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, बहुत ही लाभान्वित होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम समय बहुत नहीं लेंगे सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे छात्रों को ही संबोधित करें और अपना ज्ञान उन्हें प्रदान करें। थैंक यू। So, dear students, I hand over the mic to the main speaker of today, Shri Manohar Manoj ji. Thank you very much, Patna College. Dear Principal Professor Sanjay ji, a learned principal. What I know that he also hails from this college. He has been teacher of English department. Now he is heading this iconic and historical college of the state of Bihar. Kiran ma'am, head IQAC. Dr. Bhardwaj, head of department economics, and Professor Virendra Kumar Das ji, head of department BBA. Dear students, I am mesmerized for the welcome which I received here, and what introduction Professor Upadhyay and Madam Kiran ji told me. I am really very humble and thankful to the all hierarchy of this college. Students, the topic which I have been given to deliver, to use my own experience, knowledge and observation as an economic journalist working in the capital city of the country, Delhi, and what I have gotten from the background of economic subject. So I have just become the admixture of both the practical economics which I get experience from working as an economic journalist, and the academics of the economics which I generally get the environment and the ecosystem from the Indian Economic Association, to which I have been member for the last 30 to 35 years. Students, the topic is the Viksit Bharat at the rate 2047 possibility and challenges.
Viksit Bharat has become a buzzword. As you all know, government and especially Prime Minister Narendra Modi has taken a clarion call to make India a Viksit or developed nation by 2047. It means when country will celebrate the 100 years of its independence, it's called the Diamond Jubilee. Then country will become a developed nation. It's a very big goal because as a student of economics we know what are the barricades, what are the impediments and what are the all kind of shackles which we have to face before becoming a developed nation. Before giving all the details of becoming a Viksit Bharat, I would like to tell you, as I have been told, my writings and my author books, I would like to show my books to you. This is the book called A Crusade Against Corruption. This is in 2 volumes. It's an encyclopedic book and it's a total treatment on the subject of corruption. It's a total academic, it's total intellectual and also journalistic because reporting is the part which is related to journalism. So I have tried my level best to make it a full work and a complete study. And my third work is the dialogue on system change. It is if this book is a diagnosis, then this book is the remedy. How we will check corruption because corruption is not a one-way problem. It's a multiple kind of problem. It's an interrelated problem. It needs the help of not only economics but also political science, sociology, public administration, and all sorts of historical perspective also. So this is a dialogue on system change. It's a total treatment taking in the point the ethnicity of the country, the political reform and vision plan, the economic reform and vision plan, administrative reform and vision plan, and social reform and vision plan. And lastly, I have in my last chapter I have told about the glory of republic. What the best thing which we got in last 77 or 78 years. We have already celebrated Amrit Kaal. So 75 और 80 years के बाद देश में कौन से बेस्ट पर्सनालिटी आए, कौन सी बेस्ट पॉलिसीज आई, कौन से बेस्ट स्लोगन आए, कौन से बेस्ट योजनाएं आई और कंट्री ने कौन से ऐसे माइलस्टोन अचीव किए, तो उन सबका एक बड़ा ही एक निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से ये डिटेल देने का मैंने काम किया और इन सारी किताबों का हिंदी वर्जन है क्योंकि प्रोफेसर आनंद कुमार इज अ वेरी रिनाउंड सोशलिस्ट फ्रॉम JNU. When he headed my book discussion program in India International Center, he categorically told me, Manoj ji, you have to write all those books in Hindi also. I got the Corona period, layoff period, and I completed all these books in Hindi languages also. So students, talking about developed nation at the rate 2047, here all economists and very renowned academicians are here. I know Mr. Bhardwaj also, the real principal, has told me about him, and now I just met Professor Virendra Das ji. So you all know the basic fundamental theory of economics. So talking about developed nation, we have to focus on the growth rate story because after 1991, country has got the consensus. We have neither talked about socialism and nor communism. Because these ideologies are full of a very lofty speeches. We just weeping about the poor, starvation and all kinds of problems. But we never have a very high growth. We have a Hindu rate of growth propounded by Professor Raj Krishna, which never allowed more than 3.5% growth. Since we have a lower growth, that is why we have a lower government revenue. And we have a lower allocation for the all informal sector program, for the rural development program, for the poverty alleviation program. I know all students may have read about the Indian economics. तो इंडिया की जो प्रायोरिटी थी कि कैसे हम गरीबी दूर करें, भुखमरी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, कृषि को ज्यादा समुन्नत बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, तो उसके हिसाब से जो काम हुए, जो एलोकेशन हुए, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाए क्योंकि हमने भी नाइदर follow the path of socialism nor the path of market economy, and that is why we were in the just mix of the both line, and we never got a very high growth and we never had a very good achievement in different 5-year plans. So after 1991,
India actually got the second economic independence. When I talk about the history of post-independent India, I always talk about 1991, that is the demarcation line of India's post-independence history. And since 1991, we just wrote down a new history for the country, which has a new economic paradigm shift, and that was based on the four pillars: corporatization, marketization, globalization, and liberalization. And then we will become the third largest economic nation in the world. So our all expectation lies on higher growth rate. And you all students may be knowing, you must also read economic newspaper also like Economic Times, Financial Express, and Business Express kind of thing. Nowadays we all get the news through the screen surfing. So you can watch the all economic news. Can also do that if we have a regular growth rate of 7%, then we will touch the mark of third or second largest economy, and also 30 to 35 trillion dollar mark also. It's fine, but it's not certain that we will have a regular 6 or 7 or 8% growth, or even go to 9 or 10% double-digit growth. At present, we are the highest growth rate achieving country in the world. We have surpassed China and Indonesia. They are lagging behind India. It's true. But how long can we continue this growth rate? This is the major question. This is a $1 million question. Because India is a vast country, it's a variety of things are here. The variety of culture, variety of geography, variety of natural calamity also, variety of economic zone also, variety of climatic zone also. So talking about the regular growth rate, it can't be said in a certain manner. If we have a persistent and consistent 7 or 8% growth, that would be difficult. So we have to calculate all the upheavals, all the up and downs which we can expect in the near future. So we have to become realistic, we have to become pragmatic, we have to not emotionalize the glory and development of the country, because in the core part of the country the system is not perfect. We have a different lacuna and lackluster in our different system, in our political system, in our democratic system, in our economic system, in our all kind of administrative system. So talking about developed nation, we have to just make our growth story, the growth saga of the country in a very persistent manner, consistent manner. We must not allow any sort of policy paralysis. We have not allowed any kind of leakages. We cannot allow any sort of bad governance. We cannot allow any sort of laziness among the bureaucracy and among the executor of the country's plan and all programs and policies. So we have to check out all those things which are very crucial and very viable for making this country a really a developed country. I have noted down some points about my this lecture. So as I told you, the 6, 7, 8% growth rate, maintaining this growth rate is a very crucial, and that government has to do all sorts of things. Now I come to some economic aspect. As you know, the student of economics, there is a forward linkage effect and a backward linkage effect. As we know, if we invest in education, if we employ more and more teachers, if we employ more and more social infrastructure, educational infrastructure, we create the human resource. As it was said that we have a less than 30 average age of the Indian population. So talking about if we create a human infrastructure, human resource, it will bring a multiplier effect in our economy. It will become more skilled, we will become more efficient, if we will become more productive, if we will have a proper balance between input and output, cost and productivity, then country will grow more, country will become more sustainable, country will having a more productive culture, country will have a very robust kind of institutional mechanism, and that is very needed, that is very required. Otherwise, we Indians are very we have a very high degree of self-praise. We never try to diagnose the parameters
the basic structure of our society, economy and system. So we have to check out all the fundamentals. हमें इस बात को देखना होगा कि हमारे जो पैरामीटर है कि हमारा गवर्नेंस बेटर हो, हमारी सोसाइटी ठीक से बिहेव करे, हमारा सिविक बिहेवियर बड़ा अच्छा हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल प्रोडक्टिव हो, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं हो, किसी भी तरीके का किसी से डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं हो, कोई भेदभाव न किया जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट और बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट, these are three economic crucial terms which have to be taken into account before chalking out any future map of becoming developed India. तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि किसी तरीके का रिपरकशन न आए, किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस न आए, किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इकोनॉमी में क्रिएट न हो। अगर वो आती है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज ए मोर देन 140 बिलियन पॉपुलेशन कंट्री, सो इसमें कई तरीके के इम्बैलेंसेस आने बिल्कुल इनएविटेबल है, वो स्वाभाविक है और उनको आपको देन एंड देयर चेक आउट करने की, जैसे कि कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आती है तो उसको तुरंत मैनेज किया जाता है। कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कहीं पुल टूट जाता है, कहीं सड़क टूट जाती है, तो हम लोग बिल्कुल उसको इमरजेंसी मैनर में ठीक करते हैं कि सिस्टम चलता रहे, लाइफ चलती रहे, ट्रैफिक चलता रहे, देश की जो इकोनॉमी का जो जर्नी है वो उसमें रुकावट का है। दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आई एम नॉट पॉलिटिशियन कि मैं केवल कोरस गाऊं, मैं केवल जो है भावनाओं का गुबार लगाऊं और केवल मैं जो है स्लोगन करता रहूं विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, उससे विकसित भारत नहीं होगा। हमें उस रियलिटी को देखना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल और एज एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल एरियाज होते हैं। जैसे पहले हम स्टील सेक्टर इंडस्ट्री की बड़ी बात करते थे क्योंकि उससे बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, एक तरह से वो कैपिटल आउटले है और उसके आधार पर देश में ग्रोथ की अलग से स्टोरी रखी जाती है। फिर इसी तरीके से कोयला, कोल जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसकी हम बहुत बड़ी बात करते थे, रेलवे की बात करते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारे इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इससे दूसरे लेवल पर जा चुके हैं। We'll talk less about steel industry, coal industry and railway. We talk more about all sorts of infrastructure, road, railways, telecom, pipeline, e-ways, expressways, airport, seaport, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। और थैंक्स टू द गॉड कि पिछले लास्ट 10 इयर्स में The mic to the main speaker of today, Shri Manohar Manoj ji. Thank you very much, Patna College. Dear Principal Professor Sanjay ji, a learned principal. What I know that he also hails from this college. He has been teacher of English department. Now he is heading this iconic and historical college of the state of Bihar. Kiran ma'am, head IQAC. Dr. Bhardwaj, head of department economics, and Professor Virendra Kumar Das ji, head of department BBA. Dear students, I am mesmerized for the welcome which I received here and what introduction Professor Upadhyay and Madam Kiran ji told me. I am really very humble and thankful to the all hierarchy of this college. Students, the topic which I have been given to deliver, to use my own experience, knowledge and observation as an economic journalist working in the capital city of the country, Delhi, and what I have gotten from the background of economic subject. So I have just become the admixture of both the practical economics which I get experience from working as an economic journalist and the academics of the economics which I generally get the environment and the ecosystem from the Indian Economic Association to which I have been member for the last 30 to 35 years. Students, the topic is
So Viksit Bharat at the rate 2047 possibility and challenges. Viksit Bharat has become a buzzword. As you all know, government and especially Prime Minister Narendra Modi has taken a clarion call to make India a Viksit or developed nation by 2047. It means when country will celebrate the 100 years of its independence, it's called the Diamond Jubilee. Then country will become a developed nation. It's a very big goal because as a student of economics we know what are the barricades, what are the impediments, and what are the all kind of shackles which we have to face before becoming a developed nation. Before giving all the details of becoming a Viksit Bharat, I would like to tell you, as I have been told, my writings and my authored books, I would like to show my books to you. This is the book I called A Crusade Against Corruption. This is a 2-volume. It's an encyclopedic book and it's a total treatment on the subject of corruption. It's a total academic, it's total intellectual and also journalistic because reporting is the part which is related to journalism. So I have tried my level best to make it a full work and a complete study. And my third work is the dialogue on system change. It is if this book is a diagnosis, then this book is the remedy. How we will check corruption because corruption is not a one-way problem. It's a multiple kind of problem. It's an interrelated problem. It needs the help of not only economics but also political science, sociology, public administration, and all sorts of historical perspective also. So this is a dialogue on system change. It's a total treatment taking into point the ethnicity of the country, the political reform and vision plan, the economic reform and vision plan, administrative reform and vision plan, and social reform and vision plan. And lastly, I had in my last chapter I had told about the glory of republic. What the best thing which we got in last 77 or 78 years. We have already celebrated Amrit Kaal. So 75 और 80 years के बाद देश में कौन से बेस्ट पर्सनालिटी आए, कौन सी बेस्ट पॉलिसीज आई, कौन से बेस्ट स्लोगन आए, कौन से बेस्ट योजनाएं आई और कंट्री ने कौन से ऐसे माइलस्टोन अचीव किए. तो उन सबका एक बड़ा ही एक निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से ये डिटेल देने का मैंने काम किया और इन सारी किताबों का हिंदी वर्जन है. क्योंकि प्रोफेसर आनंद कुमार इज अ वेरी रिनाउंड सोशलिस्ट फ्रॉम JNU. When he headed my book discussion program in India International Center, he categorically told me, Manoj ji, you have to write all those books in Hindi also. I got the Corona period, layoff period, and I completed all these books in Hindi languages also. So students, talking about developed nation at the rate 2047, here all economists and very renowned academicians are here. I know Mr. Bhardwaj also, the real principal, has told me about him, and now I just met Professor Virendra Das ji. So you all know the basic fundamental theory of economics. So talking about developed nation, we have to focus on the growth rate story because after 1991, country has got the consensus. We have neither talk about socialism and nor communism. Because these ideologies are full of very lofty speeches. We just weeping about the poor, starvation, and all kind of problems. But we never have a very high growth. We have a Hindu rate of growth propounded by Professor Radhakrishna, which never allowed more than 3.5% growth. Since we have a lower growth, that is why we have a lower government revenue. And we have a lower allocation for the all informal sector program, for the rural development program, for the poverty alleviation program. I know all students may have read about the Indian economics. तो इंडिया की जो प्रायोरिटी थी कि कैसे हम गरीबी दूर करें, भुखमरी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, कृषि को ज्यादा समुन्नत बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, तो उसके हिसाब से जो काम हुए, जो एलोकेशन हुए, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाए क्योंकि हमने भी नाइडर follow the path of socialism. I can also do that if we have a regular growth rate of 7%, then we will
touch the mark of third or second largest economy, and also 30 to 35 trillion dollar mark also. It's fine, but it's not certain that we will have a regular 6 or 7 or 8% growth, or even go to 9 or 10% double-digit growth. At present, we are the highest growth rate achieving country in the world. We have surpassed China and Indonesia. They are lagging behind India. It's true. But how long can we continue this growth rate? This is the major question. This is a $1 million question, because India is a vast country, a variety of things are here, the variety of culture, variety of geography, variety of natural calamity also, variety of economic zone also, variety of climatic zone also. So talking about the regular growth rate, it can't be said in a certain manner. If we have a persistent and consistent 7 or 8% growth, that would be difficult. So we have to calculate all the upheavals, all the up and downs which we can expect in the near future. So we have to become realistic, we have to become pragmatic, we have to not emotionalize the glory and development of the country, because in the core part of the country the system is not perfect. We have a different lacuna and lackluster in our different system, in our political system, in our democratic system, in our economic system, in our all kind of administrative system. So talking about developed nation, we have to just make our growth story, the growth saga of the country in a very persistent manner, consistent manner. We must not allow any sort of policy paralysis. We have not allowed any kind of leakages. We cannot allow any sort of bad governance. We cannot allow any sort of laziness among the bureaucracy and among the executor of the country's plan and all programs and policies. So we have to check out all those things which are very crucial and very viable for making this country really a developed country. I have noted down some point about this lecture. So as I told you, the 6, 7, 8% growth rate, maintaining this growth rate is a very crucial, and that government has to do all sorts of things. Now I come to some economic aspect. As you know, the student of economics, there is a forward linkage effect and the backward linkage effect. As we know, if we invest in education, if we employ more and more teachers, if we employ more and more social infrastructure, educational infrastructure, we create the human resource. As it was said that we have a less than 30 average age of the Indian population. So talking about if we create a human infrastructure, human resource, it will bring a multiplier effect in our economy. It will become more skilled, we will become more efficient, if we will become more productive, if we will have a proper balance between input and output, cost and productivity, then country will grow more, country will become more sustainable, country will have a more productive culture, country will have a very robust kind of institutional mechanism, and that is very needed, that is very required. Otherwise, we Indians are very we have a very high degree of self-praise. We never try to diagnose the parameters, the basic structure of our society, economy and system. So we have to check out all the fundamentals. हमें इस बात को देखना होगा कि हमारे जो पैरामीटर है कि हमारा गवर्नेंस बेटर हो, हमारी सोसाइटी ठीक से बिहेव करे, हमारा सिविक बिहेवियर बड़ा अच्छा हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल प्रोडक्टिव हो, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं हो, किसी भी तरीके का किसी से डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं हो, कोई भेदभाव न किया जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट और बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट, these are three economic crucial terms which have to be taken into account before chalking out any future map of becoming developed India. तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि किसी तरीके का रिपरकशन न आए, किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस न आए, किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इकोनॉमी में क्रिएट न हो. अगर वो आती है, India is a vast country. India is a more than 140 billion population country. So
इसमें कई तरीके के इम्बैलेंसेस आने बिल्कुल इनएविटेबल है, वो स्वाभाविक है, और उनको आपको देन एंड देयर चेक आउट करने की, जैसे कि कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आती है तो उसको तुरंत मैनेज किया जाता है। कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कहीं पुल टूट जाता है, कहीं सड़क टूट जाती है, तो हम लोग बिल्कुल उसको इमरजेंसी मैनर में ठीक करते हैं कि सिस्टम चलता रहे, लाइफ चलती रहे, ट्रैफिक चलता रहे, देश की जो इकोनॉमी का जो जर्नी है वो उसमें रुकावट का है। दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आई एम नॉट पॉलिटिशियन कि मैं केवल कोरस गाऊं, मैं केवल जो है भावनाओं का गुबार लगाऊं और केवल मैं जो है स्लोगन करता रहूं विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। उससे विकसित भारत नहीं होगा। हमें उस रियलिटी को देखना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल और एज एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल एरियाज होते हैं। जैसे पहले हम स्टील सेक्टर इंडस्ट्री की बड़ी बात करते थे, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, एक तरह से वो कैपिटल आउटले है, और उसके आधार पर देश में ग्रोथ की अलग से स्टोरी रखी जाती है। फिर इसी तरीके से कोयला, कोल जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसकी हम बहुत बड़ी बात करते थे, रेलवे की बात करते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारे इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इससे दूसरे लेवल पर जा चुके हैं। We'll talk less about steel industry, coal industry and railway. We talk more about all sorts of infrastructure, road, railways, telecom, pipeline, e-ways, expressways, airport, seaport, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। और थैंक्स टू द गॉड कि पिछले लास्ट 10 इयर्स में हमारे देश के सरकारों का जो थ्रस्ट एरिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बढ़ गया है। अभी आपने बजट सुना होगा कि 11 लाख करोड़ का जो है एलोकेशन है, पिछले साल 10 लाख करोड़ का एलोकेशन है, और रेलवे में पिछले 10 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो कि उसके पिछले 10 साल में केवल 25,000 करोड़ एबिलिटी सर। So sir, as a student, which time of take action to overcome our problem and to develop our Bihar, because Bihar, without fix of Bihar, we can't assume develop our country, sir. Because Bihar is second largest populated state in India. So without the fix of Bihar, we can't assume develop our country, sir. This is my question, sir. What's your name? Namaskar, I totally agree with your question. We need a total educational ecosystem in Bihar. Bihar is the largest producer of human resource, whether white collar or blue collar. ऐसा नहीं है कि केवल लेबरर सूरत और लुधियाना में जाते हैं। व्हाइट कॉलर, चाहे वो टेक्निकल हो, सिविल सर्विस हो या एनालिटिकल फील्ड हो, हमारा जो बिहार जो है वो क्रिएट करता है। Yesterday I had a meeting with Vijendra Prasad Yadav, a senior minister in government of Bihar. I asked this question कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेज है, तो हमारे यहाँ ही एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोबोस्ट नेटवर्क क्यों नहीं तैयार होता? तो उन्होंने कहा कि अब हर पंचायत में +2 विद्यालय हम लोगों ने गारंटी कर दिया है, हायर स्टडीज का पूरा इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट बदलने जा रहे हैं। हमने कहा कि 23 पोस्ट हैं और 2 वर्कर उससे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल वजह से आप जो है अपॉइंटमेंट नहीं करते, रिक्रूटमेंट नहीं करते, इससे प्रोडक्टिविटी मारी जा रही है। या तो गवर्नमेंट सेक्टर से डाइवर्स्ट कर दीजिए या फिर अच्छे से चलाइए। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, मैंने ये जो किताब लिखी है इसमें भी मैंने कहा है, वी डोंट नीड IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वी ओनली नीड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विस, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नेंस इज ऑल्सो ए मैनेजमेंट काइंड ऑफ वर्क। तो हमें हर जगह बेटर मैनेजमेंट, बेटर इकोसिस्टम, बेटर प्रोडक्टिविटी डिलीवरेंस, बेटर कैलेंडर ईयर, बेटर स्किल्ड मैन पावर। आप कुछ भी करते हैं उसमें मेडियोक्रिटी के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। और जो कमजोर तबका है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। उसके लिए एम्पावरमेंट का एजेंडा, ऑल राउंड एम्पावरमेंट विथ पूरी रिव्यू और एनालिसिस हर साल हो कि हमने इतना घर दिया, पक्का मकान, इतना बिजली दिया, इतने एजुकेशन में दिया। और कोई दो तरफा और तीन तरफा तरीके की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी मदरसा में पढ़े, एक आदमी हिंदी मीडियम में पढ़े, एक आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, सबको सब चीज पढ़ना है और एक मैन पावर बनाना है, स्किल्ड मैन पावर बनाना है। मुझे लगता है बिहार में ये काम थोड़ा लेट शुरू हुआ, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड। और एनी क्वेश्चन? एनी मोर?
लड़कियों आप लोग भी पूछिए। अब तो वीमेन एम्पावरमेंट स्पेशल टॉपिक है, वीमेन अब एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू बन गया है, वो भी सवाल करिए किस तरीके का। इस तरीके के लेक्चर में क्वेश्चन आंसर का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Sir, I have a question. सर आपको क्या लगता है कि बिहार को भी कितना समय लगेगा आंध्र प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश? अभी पहले आंध्रा है Bifurcated, you all know. One is Telangana and another is Andhra Pradesh. मैं जीएसटीपी सब स्टेट का देख रहा था। हमारी जीएसटीपी जो है 8.5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, और लास्ट पैदान पर तो है। उसका रीजन केवल यही नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है। झारखंड इतना मिनरल रिच है, उसकी जीएसटीपी 5.5 लाख करोड़ है मात्र। लेकिन आंध्र तेलंगाना बाइफरकेट होते हुए भी उन लोगों की जीएसडीपी 14 लाख करोड़ ईच है। तेलंगाना का भी 14 लाख करोड़ और आंध्र का भी करीब 14 लाख करोड़। और पहले आंध्र यूज्ड टू बी ए पुअर स्टेट। वहाँ के लेबरर, गरीबी, धान का खेत, भुखमरी की स्थिति वहाँ भी होती थी। और चंद्रबाबू नायडू ने कैसा टर्न अराउंड लाया कि वो आईटी का हब बन गया। उन्होंने लोकल रिसोर्सेज को काफ़ी मजबूती से यूज किया। बिहार का जो मैडम आप कह रहे हैं, मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है कि बिहार में गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जो बना है, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। रोड क्रांति हुई है बिहार और सब क्वालिटी रोड है। मैं देखा हूँ, मैं गाँव में जाता रहता हूँ। इसके अलावा बिहार में गवर्नेंस का प्रेजेंस हर चीज़ में दिख रहा है। लेकिन इतनी पॉपुलेशन है हमारी और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति नहीं है, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर ड्रिवन स्टेट। एग्रीकल्चर लैंड कोई इंडस्ट्री को देना नहीं चाहता। वाटर रिसोर्स की बहुलता जरूर है, थोड़ा नेचुरल कैलेमिटी भी रोल अदा करता है, लेकिन अब तो आईटी पॉलिसी आ गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई। लेकिन मुझे लगता है एक तरीका अगर हम अपना लें, जैसे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर है, $45 बिलियन, उसके बाद चाइना और फिलीपींस का स्थान है। तो बिहार अगर इंडिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर बन जाए लाइक केरला, केरला में भी कोई बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन केरला एक अच्छा स्टेट है, ह्यूमन उसका डेवलपमेंट का ग्राफ सबसे अच्छा है। लेकिन हमारे बिहार में अगर ह्यूमन रिसोर्स को अगर एसेट मान लें, हमारे यहाँ एकदम चेन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो और मैन पावर का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाए कि पूरे देश और विदेश के लोग बिहार में आके कैंपस सिलेक्शन करें इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेबर मार्केट, तो हमें लगता है कि हम भी मैडम जो कह रही हैं 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकते हैं, 9 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। मुझे लगता है टाइम विल कम देन बिहार विल हैव ए वेरी हाई टेक ऑफ स्टेट, क्योंकि सब इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक फुल स्केल पे आ जाएगा, फुल स्केल में, तो हम एकदम सहयोग दे रहे हैं। सर, मैं मोहम्मद रजा सोसाइटी डिवाइड। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि बिहार को अगर एजुकेशन सेक्टर में जैसे इस प्रकार से आगे बढ़ाने की बात कही आपने, तो हर पंचायत में 12 प्लस जो स्कूल खोलने की बात कही, तो मेरी राय ये है सर कि हम तो हर रोज एक नई स्कूल का या कॉलेज का आगाज तो कर रहे हैं सर, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, उनका कितने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसकी जायजा लेने के लिए सर अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर आगे बढ़े तो हमें सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं उनको सर पहुँचाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से